नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश कुमार पाटीदार केंद्रीय विद्यालय महू से अपने शिक्षक साथियों के साथ आज की इस परिचर्चा में उपस्थित हुए हैं। परिचर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपने शिक्षक साथियों का आपके साथ परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे साथ भूगोल विषय के विशेषज्ञ श्री सुभाष पंचुनिया सर उपस्थित हैं। नमस्कार। कंप्यूटर विज्ञान विशेषज्ञ श्रीमती मनीषा दुबे मैडम उपस्थित हैं। नमस्कार। हमारे साथ भाषा शिक्षण विशेषज्ञ श्रीमती लकी पाटीदार मैडम उपस्थित हैं। नमस्कार। और प्राथमिक विभाग से श्री अंकित जी हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार। आप सभी का आज की इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। अंकित सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो शैक्षणिक संरचना दी गई है वो क्या है, उसके बारे में जरा आप बताइए। जी, अब से पहले भारत देश में 10+2 शिक्षा प्रणाली थी, लेकिन अब उसकी जगह एनईपी 2020 ने ले ली है। यह 4 भागों में विभाजित है, जिसे हम कह सकते हैं 5+3+3+4, जिसका पहला भाग 5 साल का रहेगा। इसमें बच्चा नर्सरी कक्षा में विद्यालय में आएगा और दूसरी कक्षा तक यह पूरे 5 साल जो है बच्चा पूरे करेगा। इस स्तर में बच्चा कोई परीक्षा नहीं देगा, वह खेल खेल में सारी चीजें सीखेगा और उसका जो डर है स्कूल के प्रति कि स्कूल में जाके जैसे बच्चे जो बहुत ज्यादा स्कूल छोड़ देते थे, वो डर खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगली स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज आती है। वह 3 साल की रहती है, जिसमें कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं शामिल है। कि कक्षा तीसरी से बच्चे की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब बच्चा जो है सीखेगा भी और साथ में उसकी परीक्षा भी देगा। तीसरा भाग भी 3 साल का है, जिसे हम मिडिल स्टेज कह सकते हैं, जो कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं पर आधारित है। इसके बाद आखिरी जो इसका भाग है अपनी शिक्षा नीति संरचना का, वो 4 साल का है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक बच्चा अध्ययन करेगा। हर कक्षा के लिए 1 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इसमें विद्यालय स्तर पर कुल मिलाकर 15 वर्षों तक बच्चा अपने सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है। धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है इस नीति में, तो हमारे साथ जो भाषा शिक्षण से श्रीमती लकी पाटीदार मैडम है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि माध्यम के तौर पर किस आधार पर भाषा शिक्षण को लागू किया गया है, उसका शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है और इसको देखते हुए प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 2 तक तो बच्चा खेल खेल में सीखता है, जिसमें मौखिक उसकी जो मातृभाषा है उसका वो मौखिक रूप से प्रयोग करता है। पर इसके आगे कक्षा 3 से 5 तक उसे अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन का पूर्ण अधिकार रहेगा। यानी यहाँ बताया गया है कि उसे क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाना चाहिए। कक्षा 6ठी से 8वीं तक वह एक भारतीय भाषा अनिवार्य रूप से लेगा। यानी हमारे भारतीय संविधान में जिन 22 भारतीय भाषाओं की बात की जाती है, जिसमें संस्कृत को भी पुरजोर तरीके से उसमें जोड़ने की बात कही गई है, जिससे माध्यमिक स्तर तक आते आते बच्चा 2 भारतीय भाषाएं सीख जाए। इसके साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक बच्चे के लिए एक विदेशी भाषा की बात भी कही गई है। इसकी अनिवार्यता तो नहीं है, पर वह एक विदेशी भाषा में अध्ययन कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें विद्यालय स्तर पर, तो भाषा तीनों भाषाओं का एक योग बनाकर त्रिभाषा सूत्र दिया गया है और इससे बच्चे के शिक्षण में ये एक हम प्रभाव देख सकते हैं कि वो न केवल भारतीय भाषाएं सीखता है, बल्कि विदेशी भाषा को सीख करके उसके भविष्य, चाहे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो या शिक्षण के दृष्टिकोण से हो, दोनों में ही उसका एक विकास होता है, भाषिक विकास होता है। धन्यवाद मैडम। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरा जोर दिया है सीखने को लेकर, और जिसका सीखने का मुख्य माध्यम है भाषा। मातृभाषा में शिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। हमारे साथ उच्च शिक्षण पर चर्चा करने के लिए श्री सुभाष पंचुनिया सर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षण में विषय चयन किस आधार पर विद्यार्थी करता है और
के मूल्यांकन की क्या पद्धति निर्धारित की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य उम्र 3 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यह नीति प्रतिबद्ध है। और इस नीति के अनुसार, क्योंकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो स्कूली शिक्षा में वरिष्ठतम स्थान पर आते हैं, और इनके लिए हमारी इस शिक्षा नीति में जो मूल्यांकन की पद्धति है वो इस प्रकार रहेगी कि ये सेमेस्टर सिस्टम इसमें लागू किया जाएगा, और सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार वर्ष में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, और इन 2 बार की परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का उस वर्ष का रिजल्ट जो है वो प्रदान किया जाएगा। और उनके साथ में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं यानी पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उनका भी मूल्यांकन उसमें होगा, ताकि बच्चा सिर्फ रटने की जो प्रक्रिया है उसको न फॉलो करे, और उसको सर्वांगीण विकास के लिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनमें भी वो भाग ले, सक्रिय भाग ले, जिससे कि उसका जो दूसरे कला क्षेत्र है उनमें भी विकास हो सके। साथ में इसको लचीला बनाने के लिए अब हमारी शिक्षा नीति में जो स्ट्रीम सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया है, और अब कोई भी विद्यार्थी, जैसे पहले होता था कि साइंस स्ट्रीम ले रहा है तो उसको विज्ञान विषय ही पढ़ना की अनिवार्यता थी, उसके बाद में अगर वो मानविकी विषय ले रहा है तो उसके सब्जेक्ट उसको लेना पड़ते थे। पर अब कोई भी बच्चा जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो अगर चाहे तो हिस्ट्री भी ले सकता है, और साथ में वो भूगोल का अध्ययन भी कर सकता है। तो इससे ये होगा कि हमारा जो एक विषय की बाध्यताएं थी वो बाध्यताएं खत्म होगी। दूसरा, बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना और सीखने की जो प्रक्रिया है इसका विकास करना इस नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद सर। इसमें जो तार्किकता की आपने चर्चा की, इससे आगे भी जब हम जानते हैं तो पता चलता है कि व्यावसायिक शिक्षा भी इसका एक अंग है। तो हम मनीषा मैडम से जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को कैसे शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम विद्यार्थी पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 इसके तहत इसका जो मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक शिक्षा को मूल शिक्षा के साथ सम्मिलित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। इस तरह के जो वोकेशनल कोर्सेज हैं या व्यावसायिक शिक्षा जब पाठ्यक्रम में माध्यमिक स्तर पर ही सम्मिलित की जाएगी तो छात्र शुरू से ही रोजगारोन्मुख शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे और वो किसी एक विशेष कौशल में दक्ष होंगे, जिससे आगे पढ़ाई करने के बाद उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे देश को भी आर्थिक और उत्पादक क्षेत्र के लिए कुशल और दक्ष कर्मी मिलेंगे, जिससे हमें बाहर से जो है रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अन्य देशों के साथ जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ जो जैसे मैं कंप्यूटर विषय के बारे में ही अगर बात करूं तो बहुत से वोकेशनल कोर्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं, जैसे मल्टीमीडिया, वेब एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट डेस्क ऑपरेटर। तो इस तरह के जो विषय हैं जिसमें बच्चों की रुचि भी होती है बहुत ज़्यादा और वो इनको बहुत पढ़ना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर एक 10 दिन जो है बैग रहित शिक्षा का भी नई शिक्षा नीति में एक जो कंसेप्ट है वो रखा गया है, जिससे 10 दिन केवल बच्चे इन चीज़ों की कार्यशाला को जो है उसमें उपस्थित होंगे और इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एक जो है फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है वोकेशनल एजुकेशन के लिए, जिसमें राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिस राज्य में जो भी लोक संस्कृति उपलब्ध है उसके अनुसार बच्चों को उन कौशलों में दक्ष किया जाएगा। जैसे कि हम देखें किसी राज्य में टोकरी बनाना, कहीं पर मिट्टी के बर्तन बनाना, इस तरह की चीज़ें जिस राज्य में जहाँ उपलब्ध हैं
वहाँ बच्चों को इन चीज़ों में भी दक्ष किया जाएगा। और इनसे एक बहुत अच्छी चीज़ जो निकल कर आएगी वो है शिक्षा में नवाचार। केवल जो एक पुस्तकीय ज्ञान या एक क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है उससे हटकर बच्चे अपने आप सीख कर जो है वो पढ़ने का या समझने का प्रयास करें। धन्यवाद मैडम। आपने मैम नवाचार की चर्चा की, तो लकी मैम से हम जानना चाहेंगे कि क्या हम विद्यालय स्तर पर इस तरह के नवाचार के प्रयोग हम कर सकते हैं? किस प्रकार से विद्यार्थी इससे लाभान्वित हों? जी सर, जैसे अभी मनीषा मैम ने बताया है कि करके सीखना, विद्यार्थी जो है वो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान या रटने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर न होते हुए वो करके सीखे। और नई शिक्षा नीति इस पर बल देती है। तो विद्यालय स्तर पर सर हर विषय में नवाचार को स्थान दिया जा सकता है और दिया भी गया है। हमारे जो शिक्षक साथी हैं, अभी हम अपने विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय महू में ही हर विषय के शिक्षक ने अपने विषय में उस नवाचार का प्रयोग किया है। जैसे कक्षा 7वीं की मैं बात करूं तो वहाँ पर एक कठपुतली कविता है और उसे समझाने के लिए शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को बकायदा कक्षा में ले जाकर कठपुतली निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा। बच्चों ने कठपुतली बनाना सीखा और उस रोचक प्रयास के साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि पपेट शो या वो कठपुतली नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। उस कला और संस्कृति से वो परिचित हो सका और उसने बड़े ही रोचक तरीके से उस पाठ को पढ़ा और समझा। इसी तरीके से सर चाहे वो लाख की चूड़ियाँ हों, तो हमारे जो बहुत छोटे स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं, जो आप कहें कि चाहे वो चूड़ी बनाने का काम हो, लाख की चूड़ी बनाने का काम हो, तो हस्तशिल्प को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही अन्य विषयों में भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे हमारी कला शिक्षिका हैं, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की एक वर्कशॉप रखी थी, तो बच्चों ने बकायदा उस वर्कशॉप में बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे सीखा। इसी तरह से बांधनी वर्कशॉप रखी गई थी, खेल खिलौने बनाने के लिए वर्कशॉप रखी गई। हमारे कंप्यूटर की शिक्षिका जो हमारे बीच बैठे हैं, इन्होंने रोबोटिक्स की वर्कशॉप रखी थी। तो बच्चों ने करके सीखने की कला की तरफ वो प्रेरित हुए और इससे एक जो निरस्ता आती थी पहले पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके और सीखने की, वो खत्म हुई और बच्चा स्वयं करके सीखने की ओर प्रेरित हुआ। धन्यवाद मैम। इसी क्रम में थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा आपको कि पाठ्य पुस्तक की जो कविताएं हैं उनको संगीतबद्ध तरीके से बच्चों की प्रस्तुतियां होने लगी हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चों ने कक्षाओं में गाया। कबीरदास जी, मीराबाई, इनके दोहे, इनके पद बच्चे संगीतबद्ध तरीके से गाना सीख रहे हैं। यह भी एक प्रकार का नवाचार है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नवाचार के माध्यम से विद्यार्थी का अधिगम स्तर जो है वो बढ़ रहा है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, उस पर जोर देती है और केवल विद्यार्थी ही नहीं, शिक्षकों के प्रशिक्षण और यहाँ तक कि अभिभावक भी सक्रिय रूप से उनसे जुड़ पाए, ऐसा शिक्षा नीति का प्रयास है, जिसके दीर्घकालीन प्रभाव हमें भारत के युवाओं पर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा देश निश्चित तौर पर अग्रणी साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।